Hello students, welcome to AgriMoon YouTube channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 8. In this lecture, we talk about some plant disease epidemiology. So let's start. So before starting lecture, we know about what is a plant disease epidemiology. इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी किसको कहते हैं. So basically, epidemiology deals with the outbreaks and the spread of disease in the population. ये बेसिकली जो डील करता है, किसे डील कर रहा है, ये आउटब्रेक एंड स्प्रेड ऑफ द डिजीज, यानी कि जो डिजीज़ है वो जो किस तरह फैलती है, किस तरह उसका आउटब्रेक होता है, किस तरह वो फैल रही है, इसके बारे में जो स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी. It is a study of a rate of multiplication of a pathogen which determines its capacity to spread a disease in a plant population. सो स्टूडेंट्स ये इसमें हम ये स्टडी करते हैं किस तरह जो मल्टीप्लिकेशन की जो रेट है वो किस तरीके से बढ़ रही है, और उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी क्या कैपेसिटी है अब डिजीज़ को स्प्रेड करने में प्लांट की पॉपुलेशन के अंदर. और इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ द प्लांट डिजीज फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जब भी हम प्लांट डिजीज को स्टडी करते हैं, उनकी स्टडी करने में सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है उसका एपिडेमोलॉजी. हमें उसका पता होना चाहिए कि वो जो डिजीज़ है, वो बीमारी है, वो किस तरह से फैल रही है, उसका क्या लाइफ साइकिल है, किस तरह हमारे प्लांट्स को वो इम्पैक्ट करेंगे. ऑल ऑफ दूज वी टॉक अबाउट इन प्लांट डिजीज एपिडेमोलॉजी. कुछ हमारे एपिडेमिक्स हो चुके हैं पास्ट में, उनके बारे में बात करेंगे. ये जो एपिडेमिक्स हमारे जो पास्ट में हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि किस तरह जो डिजीज़ फैली और किस तरह जो प्लांट पैथोलॉजी अपने ओरिजिन में किस तरह वो जो इसकी जो ग्रोथ के पीछे कहीं ना कहीं जो ये एपिडेमिक्स हुए हैं हमारे पास्ट में, वो कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. So the Irish famine of the 1845-1846 was the caused by the Phytophthora लेट ब्लाइट एपिडेमिक ऑफ पोटैटो. सो ये जो आयरिस का ये पोटैटो फेमाइन जो कि 1845-1846 के अंदर आया था, इसके इसमें क्या था कि जितना भी आपका पोटैटो था यूरोप के अंदर, वो सभी के सारा क्या इस पैथोजन के कारण सारा ख़राब हो चुका था. सो पूरे के पूरे जो इलाके में सो सारा आलू ख़राब होने के कारण एक एपिडेमिक हो गया. सो ये काफ़ी बार हमने ये वर्ड पढ़ चुके हैं, एपिडेमिक. सो एपिडेमिक का वैसे जो अगर हिंदी मीनिंग निकाले तो इसका मतलब था महामारी, यानी कि जो महामारी जो फैल चुकी है उसको हम क्या देते हैं, एपिडेमिक. यानी कि ऐसी डिजीज जो कि लोगों के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमिक. यानी कि जो है एक फाइटोफथोरा ऐसी डिजीज बन चुकी थी कि जो कि लोगों में बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी. उसके कारण इतनी ज़्यादा स्टारवेशन है कि उस टाइम जो लोगों का जो मेजर फूड था वो पोटैटो था. लेकिन इस एपिडेमिक के कारण, इस महामारी के कारण सारा का सारा आलू खराब हो गया और लोगों को बहुत ज़्यादा उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब स्टारवेशन देखने को मिली. इवन काफ़ी ज़्यादा भुखमरी आने के कारण बहुत ज़्यादा जो उनकी उस टाइम की जो यूरोप की पॉपुलेशन थी वो क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज होगी. और ऐसा ही केस हमारे इंडिया के अंदर भी आया था 1943 के अंदर, जिसको हम एज अ बंगाल फेमाइन के नाम से जानते हैं. ये किसके कारण हुआ था, कॉल्की बॉलस के कारण हुआ था, जिसको हेलमिंथोसोरम ओराइजा जो कि ब्राउन एपिडेमिक ऑफ राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इसमें क्या था कि जो जितना भी आपका राइस है, जो चावल है, वो टोटली डैमेज हो गया था इस डिजीज़ के कारण, इस पैथोजन के कारण. सारे का सारा चावल डैमेज होने के कारण काफ़ी ज़्यादा हमारे उस टाइम के अंदर स्टारवेशन आई, ड्रॉट्स आई, ड्रॉट्स आने के कारण बहुत ज़्यादा भुखमरी फैली. सो काफ़ी ज़्यादा एक पॉपुलेशन, क्योंकि उस टाइम इंडिया काफ़ी एक तो ब्रिटिश रूल के अंदर था और इतना इंडिया मतलब उस टाइम डेवलप नहीं था, तो करके इस एपिडेमिक्स में इंडिया इतना ज़्यादा मतलब नहीं परफॉर्म कर पाया. बहुत ही इंडिया की जो कंडीशन थी उस टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब है. सो ये एपिडेमिक ऑफ पास्ट हमें कहीं ना कहीं हमारे प्लांट पैथोलॉजी के बताते हैं किस तरह ये जो हमारी जो प्लांट पैथोलॉजी हमारे लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि हमें किस तरह वो डिजीज़ फैली, और उसको डिजीज़ को फैलाने के लिए अगर हम उसको रोकना चाहते हैं तो हमें उसकी एपिडेमिक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. यानी कि उसकी जो एपिडेमोलॉजी है, उसकी जो नॉलेज है वो मस्ट है. सो एपिडेमोलॉजी द डिजीज हैज बीन डिस्क्राइब एज. सो दो टाइप्स की डिजीज होती है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज होती है और दूसरी क्या होती है, हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज. सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे. इन दिस डिजीज द रेट ऑफ इंक्रीज इज मैथोलॉजिकल एनालॉज टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द मनी. सो इन डिजीज में क्या होता है कि जो रेट इंक्रीज होता है वो सेम एज लाइक ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट इन मनी. यानी कि जो हम सिंपल इंटरेस्ट पे किसी को जो साधारण ब्याज जिसको हम कह देते हैं हिंदी के अंदर, जो हम पैसा देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो राशि होती है, जो आपका अमाउंट होता है वो सेम रहता है. जस्ट क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है. लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि आपकी इंटरेस्ट रेट तो सेम बढ़ेगी, साथ में साथ जो आपकी मनी है वो भी क्या इंक्रीज होती रहेगी. देयर इज ओनली वन जनरेशन ऑफ अ पैथोजन इन द लाइफ साइकिल ऑफ द इन्फेस्टेड क्रॉप. सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेशन देखने को मिलती है पूरे पैथोजन की जब वो इन्फेक्ट करता है क्रॉप के अंदर. द प्राइमरी इनोकुलम इज सीड और सोयल बोर्न एंड द सेकेंडरी इन्फेक्शन इज रेयर. इन केसेस में क्या होता है कि आपको प्राइमरी इन्फेक्शन जरूर देखने को मिलेगी, वो सीड बोर्न भी हो सकती है, वो सोयल बोर्न भी हो सकती है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है बहुत ज़्यादा कम देखने को हमें मिलती है.
एंड ऑल द इन्फेक्शंस नोटिस इन द फील्ड आर फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग इनोकुलम इन द सोइल। जितने भी आपको इन्फेक्शन देखने को मिले वो कहीं ना कहीं प्री एग्जिस्टिंग इनोकुलम, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्रॉप का जो आपका इनोकुलम फील्ड के अंदर रह चुका है, उसके कारण ज़्यादातर आपको ये नोटिफाई, आपको ज़्यादातर इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेंगी। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज लूज स्मथ ऑफ द वीट, जो कि उस लेगोटिटी के कारण होती है, वेयर द इनोकुलम इज इंटरनली सीड बॉर्न और इज कैरिंग द सीड रिजल्टिंग इन द इन्फेक्शन ईयर और इन द सीजन शोइंग द ब्लैक पाउडर लॉस मासेस इन द ग्रेन ऑफ लॉसेस। सो इसमें क्या होता है कि जो लूज समथ ऑफ वीट है, जिसको हम इसमें क्या होता है कि हमारे जो वीट के सीड है वो ब्लैकिश पाउडर के अंदर चेंज हो जाते हैं, और ये डिजीज़ है एक ऐसी डिजीज़ जिसकी एक ही जनरेशन आपको पूरे लाइफ साइकिल में दिखाई देगी। और ये डिजीज़ क्या, सोयल बॉर्न डिजीज़ है, और ये डिजीज़ आपको इजीली विजिबल नहीं होगी। ये डिजीज़ आपको तभी विजिबल होगी जब हमारा जो प्लांट है फ्लावरिंग फेज में होगा। सो ये कुछ एक लिमिटेशंस हैं इसकी, कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फील्ड में डिजीज़ है, कुछ जब डिजीज़ आ गई तब एकदम से सब कुछ क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। सो सिंपल इंटरेस्ट डिजीज को थोड़ा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि इसका हमें पता नहीं लग पाता। एक ही जनरेशन होती है, वो एक जनरेशन काफ़ी लंबी तक जाती है और उसको हम इतना ज़्यादा मतलब केयर नहीं कर पाते इस केस के अंदर। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तब हमें पता चल जाता है कि उसकी को हमें मल्टीपल जनरेशन नजर आती है, तब हम थोड़ा कंट्रोल मेजर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा इफेक्ट देखें तो इनकी एक ही जनरेशन होने के कारण इनकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाती, इसलिए ये हमारे फील्ड में इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करते हैं। अगर आपकी कोई कंपाउंड इंटरेस्ट वाली डिजीज आपके फील्ड में आएगी तो वो आपकी फील्ड को 100% तक डैमेज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई सिंपल इंटरेस्ट वाली डिजीज आती है, जैसे लूज स्मथ हो गया, इवन कोई विल्ट वगैरह डिजीज आती है, उस केस में क्या होता है कि आपके फील्ड के कुछ पैचेस, कुछ एरिया ही डैमेज होंगे, सारे एरिया डैमेज नहीं हो सकता। सो ये एक कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट डिजीज के साथ। चलो जो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, डेट इज कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। इन disease the rate of the interest increases is methodological analogous to the compound interest in the money। सो इसमें क्या होता है कि जो रेट है डिजीज का वो ऐसे बढ़ता है जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है, यानी कि जैसे हमारी जो मिश्रित ब्याज है जिस तरह वो बढ़ती है, यानी उसी रेट से डिजीज भी बढ़ती है। द पैथोजन प्रोड्यूस स्पोर्स एट अ वेरी रैपिड। यहाँ पे क्या होता है कि जो पैथोजन है वो स्पोर्स बहुत ही ज़्यादा एक रैपिड रेट में प्रोड्यूस करता है, और उसको डेसिमिनेट करने के लिए, उसको मूव करने के लिए एयर हेल्प करता है, और इवन कुछ प्लांट्स भी उसको हेल्प करते हैं। द इनोकुबेशन एंड द स्पोरुलेशन पीरियड इज वेरी शॉर्ट। यहाँ पे जो आपका इनोकुलेशन और जो स्पोरुलेशन पीरियड है वो बहुत कम होता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट डिजीज में क्या होता है कि आपका इनोकुबेशन पीरियड और स्पोरुलेशन पीरियड वो थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए उनका जो लाइफ साइकिल थोड़ा ज़्यादा होता है। द इन्फेक्शन साइकिल इज रिपीटेड मैनी टाइम ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन। जो आपकी इन्फेक्शन साइकिल है वो बहुत बार रिपीट आपको नजर आएगी। एंड द सेकेंडरी इनोकुलम प्ले इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द एपिडेमिक इन द सच डिजीज। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकेंडरी इनोकुलम है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में आपको कोई सेकेंडरी इनोकुलम देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको ज़्यादातर केसेस में आपको प्राइमरी ही इनोकुलम एक बिग प्ले रोल करता है। द प्रिवेलिंग एनवायरमेंटल कंडीशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सच अ डिजीज। यहाँ पे क्या होता है कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, विंड की स्पीड होगी, जो ये एनवायरमेंटल कंडीशन है कहीं ना कहीं बहुत ही बिग प्ले रोल करती है इन केस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। सो अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, डेट्स अ वीट रस्ट, लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो, एप्पल स्कैब आर सम डिजीजेस ऑफ द टाइप्स। सो ज़्यादातर जैसे ये वीट रस्ट हो गया, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, एप्पल स्कैब हो गया, ये जितनी भी डिजीज है ये कहीं ना कहीं हमारे पास में एपिडेमिक कर चुकी हैं। सो आप कह सकते हो कि जितनी भी एपिडेमिक डिजीज होती है वो ज़्यादातर कौन सी डिजीज होती है, दीज आर द कंपाउंड इंटरेस्ट डिजीज। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अक्सर आपको एज अ कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है कि कौन सी डिजीज जो एपिडेमिक करती हैं वो किस टाइप की डिजीज होती है, वेदर दीज आर द simple interest disease or they are the compound interest disease. So it's a very important point. You must note this because it's important in your future exams. So now we're talking about the next point, that is analysis of the epidemic. अब हमें ये बात करनी है कि हमारा जो एपिडेमिक्स है उसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, उसको कैसे देखेंगे। एपिडेमिक इज सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इसमें क्या इंटरलॉकिंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मैनी रेसिप्रोकल कॉजेज इफेक्ट पाथवे। ये क्या होता है कि सिस्टम है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरलॉकिंग कॉम्प्लेक्स को बनाकर बना हो। ये इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल फिनोमेना और हैविंग टू और मोर सेपरेट कंपोनेंट्स एंड सम इंटरेक्शन बिटवीन द दिस कंपोनेंट। ये क्या होता है कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल फिनोमेना कहीं ना कहीं दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स में आप में जब आपस में जब कोई इंटरलेशन होती है तब ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। However, the each component of the system can be studied separately। अब हर एक सिस्टम को आप easily separately भी स्टडी कर सकते हो। The analysis of the system with two or more few component is easy। इसको दो से ज़्यादा अगर आप स्टडी करना चाहते हो तो उसका easy, but with too many variables and non-variable component with your one components all interactive with each instrumenting and time consuming job।
जब आप किसी पर्टिकुलर सिंगली स्टडी करते हो तब आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अब दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स को एक साथ स्टडी करोगे तब आपको थोड़ा हार्ड वर्क है, क्योंकि उसमें वेरिएबल और नॉन वेरिएबल कंपोनेंट्स दोनों आ जाते हैं। तो इस केस में आपको काफ़ी ट्रिमेंडस वर्क और टाइम कंज्यूमिंग जॉब आपके लिए है। Epidemic interact with the some other sub ecosystem of an agro ecosystem making it more complex. जब आपका एपिडेमिक आपके इकोसिस्टम से मिलता है तब ये क्या बन जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो दीज आर द कंडीशन जो कि हमें कहीं ना कहीं हमें एनालिसिस करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। लेकिन आप जब एनालिसिस में सिंगल सिंगल कंपोनेंट को अलग से करोगे तब हाँ टाइम जरूर ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी जो वैल्यूज़ आएगी वो एक्यूरेट आएगी। जब आप दो से ज़्यादा वैल्यूज़ को जोड़ने की कोशिश करोगे एनालिसिस के दौरान तो अक्सर आपके कुछ ना कुछ डाटा में फ्लक्चुएशन आने की उम्मीद होती है। नाउ वी टॉक अबाउट सम द एलिमेंट्स ऑफ द एपिडेमिक। भाई हमारे एपिडेमिक की क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या हम एलिमेंट्स को एपिडेमिक हम यूज़ करते हैं। द डिजीज एपिडेमिक develop as a result of the time combination of the same elements that result in the plant disease. So कुछ combination होती है टाइम की, इसमें क्या क्या होती है। susceptible host plant, आपका जो host plant है वो susceptible होना चाहिए, यानी कि जो पैथोजन आपके जिस प्लांट को इम्पैक्ट करना चाहता है वो susceptible होना चाहिए, यानी कि डिजीज को अपने अंदर आने देना चाहिए। ए वीरुलेंट पैथोजन, जो आपका पैथोजन है वो वीरुलेंट होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो इजीली डिजीज कॉज कर सके। फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, एक अच्छी बढ़िया फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन होनी चाहिए। देखा जाए तो हर पैथोजन को एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर आपकी जो हर जो भी पैथोजन है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, एक पर्टिकुलर ड्यू पॉइंट चाहिए होता है। सो दीज इन्वायरमेंट कंडीशन प्ले अ बिग रोल इन द एपिडेमिक्स। ह्यूमन में इनविटली help the initiate and the develop epidemic through the some their activity like tipping, pruning helps in the wet weather. सो देखो ह्यूमन की कुछ एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं कई बार इनिशिएट भी कर देती है, कई बार रोक भी देती है। अगर मान लो ह्यूमन बींग्स की कुछ एक्टिविटी, जैसे हम कोई फार्म टूल्स और इंप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स हमारे एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर, जब हम टूल और इंप्लीमेंट्स को यूज़ करते हैं तो उन टूल इंप्लीमेंट के साथ अक्सर क्या होता है कि हमारे जो पैथोजन के स्पोर है हमारे साथ चल पड़ते हैं। और इवन जो हमारे जो फार्मर जो फील्ड में लगे होते हैं उनके कई बार उनके क्लॉथ्स में कुछ स्पोर आ जाते हैं और वही स्पोर्ट्स आगे किसी जब वही फार्मर को नई फील्ड में जाता है तो इसको इन्फेक्ट कर देते हैं। सो दीज आर द दोज फैक्टर जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो जो ह्यूमन फैक्टर है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। द ह्यूमंस कैन आल्सो स्टॉप द इनिशिएशन एंड द डेवलप ऑफ द एपिडेमिक बाय द यूजिंग द एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर अंडर सुचेबल फेवरेबल फॉर द एपिडेमिक। सो देखो ह्यूमन डिजीज कर भी सकता है और उसको स्टॉप भी कर सकता है। स्टॉप करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक एप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर उसको यूज करना ही करना पड़ेगा। उसको ऐसा मेजर यूज करना पड़ेगा कि जिसको वो एपिडेमिक को इजिली कंट्रोल कर पाए। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसको सब सारी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। उसको होस्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्या उसका होस्ट कैसा, जो उसका होस्ट प्लांट है जिसमें वो पैथोजन इम्पैक्ट करे उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, पैथोजन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट। ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो इनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। सो एक डायग्राम के से थोड़ा आपको और ज़्यादा अच्छे से समझा देता हूँ कि एक इन्वायरमेंट, पैथोजन और प्लांट, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं। अगर ये तीनों फैक्टर, अगर ये ट्रायंगल के तीनों साइड वाले फैक्टर अगर तीनों एक साथ प्रेजेंट हो गए तभी जो आपका एपिडेमिक होगा। अगर तीनों में से एक भी मिसिंग होता है तो आपका डिजीज एपिडेमिक नहीं होता। अगर मान लो आपका पैथोजन विरुलेंट है और आपका जो प्लांट है वो भी ससेप्टेबल हो चुका है कि उसको इजीली ससेप्टेबल है, लेकिन उस टाइम अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन ही नहीं होगी, अगर मान लो अगर कोई रबी सीजन का कोई पैथोजन है तो वो खरीफ सीजन के पैथोजन में कैसे इंपैक्ट कर सकता है। हालांकि रबी सीजन वाला प्लांट आप खरीफ में इजीली अगर आपने कैसे न कैसे ग्रोन कर लिया, लेकिन उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन तो नहीं मिलेगी ना पैथोजन को, यानी कि जो टेम्परेचर की रेंज उसको मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। जैसे मान लो हमारे जो रबी सीजन के जो पैथोजन्स होते हैं उनको क्या होता है कि थोड़ा टेम्परेचर लो चाहिए होता है और ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई चाहिए होती है, जबकि हमारे समर सीजन में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। सो देखो यहाँ पे एनवायरमेंट कंडीशन नहीं फेवरेबल हुई, पैथोजन फेवरेबल है, प्लांट फेवरेबल है नहीं, लेकिन एपिडेमिक अब नहीं होगा। ऐसा ही केस होता है कि आपका दूसरे केसेस में आपको भी देखने को मिलता है। अगर जैसे मान लो आप कहते हो कि इन्वायरमेंटल फेवरेबल हो गया, प्लांट भी फेवरेबल हो गया, लेकिन पैथोजन हमारे फील्ड में नहीं आया तो फिर भी एपिडेमिक नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एपिडेमिक तभी होगा जब तीनों फैक्टर एक साथ प्रेजेंट होंगे। और जो चौथा फैक्टर है, जो एक न्यू फैक्टर जिसको हम कह सकते हैं, वो है आपका टाइम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर पैथोजन को इम्पैक्ट करने का उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कुछ हमारे पैथोजन है हमारे प्लांट को तब इम्पैक्ट करते हैं जब वो अपनी स्टार्टिंग फेज में होता है, जैसे जब वो हमारा प्लांट सीडलिंग फेज में होता है, जर्मिनेशन फेज में होता है, तब इम्पैक्ट करता है। लेकिन कुछ हमारे पैथोजन ऐसे भी होते हैं जो हमारे प्लांट को तब इम्पैक्ट करते हैं जब हमारा प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में होता है। सो दीज आर द पॉइंट जिसको हम अच्छे से हमें मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि आगे जाके हमें यही चीज़ें आगे हमें काम आएंगी।
To describe the interaction of the component of the plant disease epidemic, the disease triangle can be expanded to include a time and the human factor. So जो आपने ये disease triangle देखा, इस disease triangle के अंदर हमने expand कर सकते हो आप time और human factor को भी include कर सकते हो. The specific point in the time at which a particular event in disease develop occur and the length of the time during which the event take place affect the amount of the disease. सो जिस टाइम में जो पर्टिकुलर डिजीज इवेंट होता है उसके डेवलपमेंट फेज में और उसका जो लेंथ ऑफ टाइम है यानी कितने टाइम तक वो इम्पैक्ट करेगी, ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. और जो ये चार कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको पिरामिड के अंदर जो कि टेट्राहेड्रन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, वैसे ये ट्रायंगल है. टेट्राहेड्रन में क्या होता है कि आपको टाइम फैक्टर भी नजर आएगा इन विच ईच प्लेन रिप्रेजेंट द कंपोनेंट, ये हर कोई रिप्रेजेंट करेगा. और दिस फिगर इज नोन एज द डिजीज टेट्राहेड्रन और द डिजीज पिरामिड. पिरामिड के अंदर होता है कि आपको चारों फैक्टर नजर आएंगे, चार फैक्टर नजर आएंगे, जबकि डिजीज ट्रायंगल के अंदर आपको तीन ही फैक्टर नजर आएंगे. वो जो चौथा फैक्टर आपका टाइम वाला फैक्टर है, हालांकि चौथा फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका ये तीन ट्रायंगल वाले फैक्टर है ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. The effect of the time on the disease development become apparent when one consider the importance of the time of the year. ये देखो टाइम वाला इफेक्ट आपके लिए तब इम्पोर्टेंट बन जाता है जब आप इसको कंसीडर करोगे. द ड्यूरेशन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेवरेबल टेम्परेचर एंड द रेंज and the time of appearance of the vector, the duration of the infection cycle of the particular disease and the so on. So ये कुछ फैक्टर्स है. देखो टाइम वाला फैक्टर तब इंपॉर्टेंट फेस में आता है जब आपको ये पता चले कि किस टाइम में आपका डिजीज हो रही है, कि क्या उसकी ड्यूरेशन है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो उसको फेवरेबल चाहिए, कितनी रेंज चाहिए, और जो आपका वेक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डिसेमिनेशन के लिए उसकी उसमें कितनी पावर है. एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इन्फेक्शन साइकिल, जो आपकी इन्फेक्शन साइकिल जो परफॉर्म होगी वो उसकी क्या ड्यूरेशन की, वो 1 मंथ की है, वो 2 मंथ की, उसका हमें पता होना बहुत जरूरी है. सो इफ द फोर कंपोनेंट ऑफ द डिजीज टेट्राहेड्रन कुड बी क्वालिफाई, अगर चारों क्वालिफाई होते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विल बी प्रोपोर्शन एंड द अमाउंट ऑफ डिजीज इन अ प्लांट पॉपुलेशन. सो वो इसलिए इम्पैक्ट करेगा. चारों फैक्टर अगर फैक्टर में आ गए फिर तो एपिडेमिक होगा ही होगा. यानी कि अगर टाइम भी फैक्टर में आ जाता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो उसका ड्यूरेशन है वो भी फेवरेबल में है, यानी कि सब कुछ उसको मिल चुका है, तो फिर एपिडेमिक तो होगा ही होगा. अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ द ह्यूमंस. ह्यूमन का भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको भी पढ़ना थोड़ा जरूरी है. द डिजीज डेवलपमेंट इन द कल्टिवेटेड प्लांट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द फिफ्थ कंपोनेंट फैक्टर ह्यूमंस. सो देखो ह्यूमंस को हम एज अ फिफ्थ फैक्टर के तौर पे देखते हैं. वैसे तो स्टूडेंट्स 3 फैक्टर जरूरी है. फोर्थ फैक्टर जो हमें रिसेंटली इंक्लूड है वो है टाइम, और उसके बाद एक और फैक्टर हमने रिसेंटली इंक्लूड किया वो है ह्यूमन. ह्यूमन को भी इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन क्या क्या इंपैक्ट करते हैं. ह्यूमन इफेक्ट द काइंड ऑफ द प्लांट ग्रोन इन एरिया, क्योंकि देखो ह्यूमन ने अगर वो प्लांट ग्रोन करेगा तभी चीजें होगी, क्योंकि अगर ह्यूमन ने प्लांट को ग्रो ही नहीं किया, यानी कि उसने इस प्लांट को ग्रो ही नहीं किया, तो एपिडेमिक कहाँ से होगा. ठीक है, तो ये भी फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ह्यूमन ही ये सारा कुछ करना है. एंड द डिग्री ऑफ द प्लांट रेजिस्टेंस, प्लांट के अंदर क्या डिग्री रेजिस्टेंस है. एंड द नंबर ऑफ द प्लांट्स, हमारे ह्यूमन बीइंग ने कितने प्लांट्स ग्रोन किए. अगर मान लो उसने अपनी पूरी की पूरी फील्ड में एक ही प्लांट ग्रोन कर दिया, यानी कि जैसे जो एपिडेमिक हुए, जो कि हमने एपिडेमिक को पास्ट पढ़े अभी अभी, उसमें अंदर क्या आपने पोटैटो का लेट ब्लाइट पढ़ा और आपने ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस पढ़ा. सो उसमें एपिडेमिक हुआ क्यों, उसके होने के पीछे ये कारण था कि जो प्लांट्स थे नंबर वो बहुत ज़्यादा ग्रोन थे. एंड द टाइम ऑफ द प्लांटिंग एंड द डेंसिटी ऑफ द प्लांट्स, क्योंकि उस टाइम एक तो टाइम ऑफ प्लांटिंग सभी की सेम थी और जो डेंसिटी थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी. सो इसी कारण एपिडेमिक हो, यानी कि जितने ज़्यादा प्लांट्स लगाओगे उतनी ज़्यादा जो हमारा पैथोजन है उसको इतना ज़्यादा क्या होगा, फूड अवेलेबल होगा. सो उतने ज़्यादा क्या होगा, एपिडेमिक का रेट हाई होगा. सो ये जो फैक्टर होते हैं बहुत बड़ा ही बिग पे रोल करते हैं. हालांकि ह्यूमन एक इनडायरेक्टली फैक्टर है, डायरेक्टली फैक्टर इसको आप इंक्लूड नहीं कर सकते. डायरेक्टली तो आपके 3 ही फैक्टर होंगे, टाइम, पैथोजन और इन्वायरमेंट. ये आपका फोर्थ, ये टाइम और ये फिफ्थ आपका ह्यूमन, ये तो एक इनडायरेक्टली फैक्टर्स है. लेकिन ये जब इनडायरेक्टली जब डायरेक्टली बनते हैं तो बहुत बड़ा बिग रोल प्ले करते हैं. So by the resistance of the particular plant they cultivate, human also determine the which pathogen और द पैथोजन रेसिस विल द प्रीडोमिनेट. देखो हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करता है, रेसिस्टिविटी डेवलप कर सकता है इजीली, और उससे ये भी डेवलप कर सकता है कौन सा पैथोजन डेवलप होगा कौन सा नहीं. बाय देयर कल्चरल प्रैक्टिसेस, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा, अपने केमिकल और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेजर के द्वारा ह्यूमन बहुत इजीली प्राइमरी और सेकेंडरी इनोकुलम को कंट्रोल कर सकते हैं. और ह्यूमन आल्सो मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट ऑन द डिजीज, वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट को बड़ा इजीली टैकल कर सकता है. एंड डेवलपमेंट द डिलेइंग एंड स्पीडिंग ऑफ द प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग, वो क्या कर सकता है, वो डिले कर सकता है सोइंग को, हार्वेस्टिंग को डिले कर सकता है. और इवन अपने प्लांटिंग मटेरियल को राइस बेड पर, यानी कि अपने जैसे ये राइस बेड है उन पे ग्रोन कर. देखो कुछ हमारे जो पैथोजन्स होते हैं वो सोयल की टॉप मोर लेस पर होता है, अगर आपने सोयल का जो लेयर है उसके ऊपर उठा दिया तो इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी. एंड द केमिकल बिफोर द रेंज, हम कुछ प्रोटेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को रेगुलेट कर सकते हैं स्टोरेज आपके एरियाज़ के अंदर. सो कैसे ना कैसे हम जो हमारे इन्वायरमेंट को अगर आप मॉडिफाई करोगे तो आपका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो इजीली फिर टैकल हो जाएगा, तो अपने आप ही एपिडेमिक नहीं होगा. यानी कि ह्यूमन के पास इतनी पावर है कि वो 2 फैक्टर्स को तो बड़ी इजीली कंट्रोल कर सकता है.
एक तो वो इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है कि भाई वो कैसे ना कैसे, वैसे इन्वायरमेंट ह्यूमन के हाथ में नहीं होता है, लेकिन प्लांट वाला कंट्रोल कर सकता है। इन्वायरमेंट को ऐसे कंट्रोल कर सकता है कि वो प्लांट को आगे पीछे ग्रोन करेगा तो इन्वायरमेंटल कंडीशन अपने आप नहीं होगी। सो ह्यूमन बीइंग के हाथ में जो मेन चीज़ है वो है प्लांट। अगर वो प्लांट को, वो उस ससेप्टेबल प्लांट को ग्रो ही नहीं करेगा तो कहाँ से एपिडेमिक होगा। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है प्लांट वाला। सो अब हम कुछ मेथड्स करेंगे, हाउ वी मेजर द प्लांट डिजीज एंड द यील्ड लॉसेस। सो हम ये पढ़ेंगे कि हम हमारे प्लांट को किस तरह मेजर करते हैं डिजीजेस को, और कैसे हम यील्ड लॉसेस को भी मेजर करते हैं। द डिजीज इज द मेजर इन टर्म ऑफ द डिजीज इंसिडेंस, डिजीज इंसिडेंस के तौर पे मेजर करते हैं, डिजीज सेवरिसिटी के तौर पे मेजर करते हैं, और यील्ड लॉसेस के तौर पे हम मेजर करते हैं। डिजीज इंसिडेंस के तौर में क्या होता है, डिजीज प्रिवेलेंस, यानी कि कौन सी डिजीज प्रिवेलेंस में कौन सी डिजीज फैली हुई है, और डिजीज सेवरिसिटी कौन सी डिजीज ज़्यादा एक्सटेंड में, कितना ज़्यादा उसने डैमेज किया, और यील्ड लॉसेस और कितना हमें उससे नुकसान हो रहा है। सो ये तीन चीज़ें जिससे हम प्लांट डिजीजेस को मेजर करते हैं। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ द एपिडेमिक, कौन से पैटर्न होते हैं हमारे एपिडेमिक को मेजर करने के। द इंटरेक्शन अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द एपिडेमिक आर द इफेक्टेड ओवर द टाइम बाय द फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन इंटरफेरेंस आर द एक्सप्रेस इन द पैटर्न्स एंड द रेट्स। सो ह्यूमन बीइंग का जो एपिडेमिक है वो कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट से और ह्यूमन के इंटरफेक्शन से। सो इसको पैटर्न को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो हमारे पास डिजीज प्रोग्रेस कर्व और दूसरा हमारे पास डिजीज ग्रेडियंट कर्व। सबसे पहले हम डिजीज प्रोग्रेस कर्व के बारे में बात करेंगे। The progress of an epidemic measured in terms of the number of the lysines, number of the disease tissue or the number of the disease plants per period of the time is called the disease progress curve। इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या मेजर करते हो, आप नंबर ऑफ लिसाइंस मेजर करते हो। लिसाइन का मतलब है कितने आपके स्पॉट्स हैं, कितने आपके डिजीज टिश्यू हो चुके हैं, और कितने आपके डिजीज प्लांट है आपके एरिया के अंदर, और उसको आप टाइम के खिलाफ प्लॉट करते हो। यानी कि जितने, देखो ग्राफ की अगर आप बात करोगे, सो इसका हमारे पास ग्राफ अवेलेबल, अगर आप ग्राफ के बारे में बात करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह होता है। यानी कि एक तरफ आप ग्रोन को, एक आपका फैक्टर होता है टाइम वाला फैक्टर, एक यहाँ पर आप टाइम वाला फैक्टर ग्रोन करते हो। यहाँ पर आपको ये सारा कुछ, कितने आपके डिजीज टिश्यू, कितना आपका टाइम है। सो देखो जितना जितना आपके डिजीज टिश्यू बढ़ते जाएंगे उतना टाइम बढ़ता जाएगा, उतना ये प्रोग्रेशन कर्व चलती रहेगी। सो इस तरह हम जो टाइम और डिजीज टिश्यू में जो आपका रिलेशन है उसको हम कहाँ शो करते हैं, डिजीज प्रोग्रेस कर्व में शो करते हैं। सो जितने जितने आपके डिजीज मतलब साइंस बढ़ेंगे, जितने आपका डिजीज टिश्यू बढ़ेंगे, वैसे वैसे जो आपकी डिजीज क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। सो इसको हम क्या कहते हैं, डिजीज प्रोग्रेस कर्व। सो कुछ हमारे जो कर्व्स होते हैं, तीन तरह के कर्व्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट कर्व होता है सैचुरेशन टाइप ऑफ कर्व। देयर मोनो, जहाँ पर आपको मोनोसाइक्लिक डिजीज देखने को मिलेगी, और दूसरी आपकी होती है सिग्मोइड डिजीज। यहाँ पे आपको पॉलीसाइक्लिक डिजीज देखने को मिलेगी, जैसे लेट ब्राइट हो गया। और बाई मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपको पॉलीसाइक्लिक डिजीज जैसे एप्पल स्काब हो गया, जो कि ब्लूजम रूट को इफेक्ट करता है। सो आपको ग्राफ के तौर पर दिखाता हूँ। सैचुरेशन कर्व में क्या होता है कि आपका इस तरह सैचुरेशन कर्व में आएगा। सिम मॉडल के अंदर आपको जो ग्राफ है इस तरह आगे बढ़ेगा, लेकिन बाई मॉडल के अंदर क्या होता है कि आपका जो ग्राफ दो बार, एक बार बढ़ेगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा। तो इस तरह आपको ये ग्राफ होता है। सैचुरेशन कर्व का मतलब होता है कि जो मोनोसाइक्लिक, वो डिजीज जो अपना जनरेशन, एक जनरेशन में एक लाइफ साइकिल में एक ही जनरेशन करते हैं, वो आपकी कौन से होते हैं, सैचुरेशन टाइप ऑफ कर्व शो करते हैं। लेकिन सिग्मोइड के अंदर आपकी पॉलीसाइक्लिक डिजीज होती है, जैसे वो डिजीज जो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है। और दूसरी हमारी तीसरी होती है हमारी बाई मॉडल कर्व। बाई मॉडल कर्व में क्या होता है कि आपका जो डिजीज है वो इफेक्ट करेगा, उसके इंक्रीज डिक्रीज में इम्पैक्ट करेगा कि उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है। सो दिस इज द टाइप ऑफ द थ्री टाइप्स ऑफ द कर्व। और ये कर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, इवन आपके जो आपके एग्जाम्स में अक्सर चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो इनको अच्छे से आपने पढ़ लेना है। अगर आपका कोई इन चीज़ों में डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम आपके डाउट्स को भी अच्छे से क्लियर कर सकें। सो अब हमारा जो सेकंड जो वे ऑफ मेजर है, दैट इज डिजीज ग्रेडियंट कर्व। द प्रोग्रेस ऑफ द एपिडेमिक मेजर इन द टर्म ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ द लेसाइंस, अमाउंट ऑफ द डिजीज टिश्यू एंड द नंबर ऑफ द डिजीज पार्ट और स्प्रेड ओवर द डिस्टेंस इज नोन एज अ डिजीज ग्रेडियंट कर्व। सो देखो डिजीज ग्रेडियंट कर्व में क्या होता है कि हम ये मेजर करते हैं क्या चेंजेस क्या आ रहे हैं, लेकिन डिजीज जो हमारा प्रोग्रेस कर्व था उसमें हम चेंजेस नहीं मेजर कर रहे थे, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेजर कर रहे थे कि हमारा कितना प्लांट टिश्यू डैमेज हो चुका है। लेकिन यहाँ पर डिजीज ग्रेडियंट कर्व में हम ये देखेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, किस तरह जो हमारा जो डिजीज पार्ट है वो किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से डिक्रीज हो रहा है। सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, डिजीज ग्रेडियंट कर्व। सो ये आपको कर्व नजर दिखाई दे रहा होगा। द ग्रेडियंट इन द पैथोजन प्रोपेगल डेंसिटी कैन रिजल्ट इन द, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो यहाँ पे आप परसेंटेज डिजीज और यहाँ पे डिस्टेंस। सो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस डिक्रीज मतलब आपका डिक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे जो डिजीज ग्रेडियंट कर्व क्या हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है। सो जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपका डिजीज ग्रेडियंट कर्व इंक्रीज होगा।
सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको मेजर करने, ये 2 मेथड्स हैं। ज़्यादातर जो कॉमन मेथड हम फॉलो करते हैं वो कौन सा होता है आपका, डिजीज प्रोग्रेस कर्व। ये बेस्ट मेथड है, बहुत सुचेबल मेथड है, जो कि अक्सर पैथोलॉजिस्ट साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं। और जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड होता है वो कौन सा होता है आपका, डिजीज ग्रेडियंट कर्व। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो आपकी बेल आइकन उसको ऑल पे जरूर सेट करना। और स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जैसे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब, हमसे जुड़ सकते हैं। और आप हमारे जो टेलीग्राम के चैनल्स को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम रेगुलर इंटरवल के बाद एक बढ़िया लेवल की क्विज कंडक्ट करते हैं। सो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, और हमारे कुछ गूगल प्ले स्टोर पे हमारे ऐप्स भी अवेलेबल है, जैसे एग्रीमून का एक डाउनलोडेबल ऐप है। यहाँ पर आपको जितने भी आपकी मैगजीन, जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर कोर्सेज की जितनी भी पीडीएफ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। अगर स्टूडेंट्स आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे आप किसी एएफओ की, एडीओ की, या फिर आप यूपीएससी की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप एग्री वर्षा ऐप पर जरूर जाइए। वहाँ पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेस्ट लेवल पे इजीली प्रिपरेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें कुछ नए नए पॉइंट्स लेके आएंगे, कुछ नया इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आएंगे प्लांट पैथोलॉजी के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।